हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज 26 जनवरी है और ये सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे नहीं है, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिब्रेशन है जो हमें राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी देता है। इसी स्पिरिट के साथ आज के वीडियो में चलिए यूपीएससी पीवाईक्यू की रियल रिलेवेंस समझते हैं। Hello everyone. This is Trinayan, and in Envision Academy, we are starting the second part of the series relevance from PYQ to syllabus. Okay, so this will be relevant for your UPSC exam, state PSCs and other governmental examinations. ठीक है. So as we know, हम लोग का यही कहना है कि every PYQ is not only a PYQ, not any other question, but your whole syllabus for UPSC, APSC और other state PSC and all other government examinations. ठीक है. तो उससे कैसे आप लोग उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर आइडिया जिस थीम पे वो क्वेश्चन बेस्ड है, उससे कैसे दूसरे क्वेश्चंस आप लोग कर सकेंगे उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से. सो इसके रिगार्डिंग हम लोग का ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाला है बेस्ड ऑन द फीडबैक्स वी हैव गॉट इन आवर फर्स्ट वीडियो. तो ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग द लेक्चर. सो टुडेज लेक्चर पहला जो है अपना, लेट मी टेक द पेन. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग का जो डे 1 का बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन था उससे शुरू करने वाले हैं. ठीक है. सो द बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वाज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस कंटिन्यूइंग सीरीज. ठीक है. कोसा वाज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, जितना आप लोग को मैंने समझाया था वहाँ पे, उसके बेसिस पे आप लोग ये वेरी इजीली यू कैन डू इट. ओके. सो व्हाट वर द ऑप्शंस? फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, क्लैन सिस्टम, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज सिस्टम. सो आप लोग को उतना समझाया था सप्तांगा थ्योरी, डेथ थ्योरी एंड हाउ द कोस, राजकोष के धन से कैसे मतलब सारा राज्य चलता है, उसी के पे बेस्ड था ना सप्तांगा थ्योरी. ठीक है. सो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इट वाज ए स्ट्रक्चरल यूनिट. ओके. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो लेट अस मूव. ओके. सो टुडे इस वीडियो का, इस पर्टिकुलर पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is or are extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the states in India? So this was a question asked in UPSC 1995. ठीक है. So आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस रहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, the governors conference, zonal councils and the interstate council. ठीक है. तो यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं. सो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस हैं. ओके. ठीक है. सो यहाँ पे फेडरलिज्म की बात हो रही है थोड़ी सी. ठीक है. सो ए 1 and 2, बी 1, 2 and 3, सी 3 and 4, डी और डी क्या है 4 ओनली. ठीक है. सो काइंडली गेस कीजिएगा कौन सा होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस. ठीक है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल समझ में आ रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ओके. दोज बॉडीज विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट से नहीं बने हैं. ओके. नॉट मेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एक्ट और स्टेट्यूटरी बॉडीज नहीं है. ठीक है. तो दीज आर एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल. सो बताइए इसके बेसिस पे सर, क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन्ड है? इज द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इज द जोनल काउंसिल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द इंटरस्टेट काउंसिल? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे ठीक है मैं बताता हूँ तो आप लोग को. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नो, आई मीन इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन अलग है, वो पूछ रहा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, नो. ठीक है.
Zonal councils, no. But interstate council, yes. It is mentioned in the constitution. So only this body, this particular body is not extra constitutional and extra legal devices. Other three bodies, ठीक है, अभी आपको ये देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है और ये किसी एक्ट के तहत भी नहीं बने हुए हैं. सो द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये दो बॉडीज आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, एक्स्ट्रा लीगल भी है. बट जोनल काउंसिल्स, दिस जोनल काउंसिल्स, दिस बॉडी इज मेड थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है. सो ये किसी एक्ट के तहत बनाया हुआ है. सो दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस. सो ये आपका नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा. तो कौन सा तो होएगा? 1 and 2 होएगा, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस. ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो हियर वी आर before moving to the second question, okay, of this series, we are seeing the difference between constitutional, statutory and non-statutory. यहाँ पे वो एक रह गया, sorry. Okay, so non-statutory bodies. Okay, the constitutional body, statutory body, non-statutory body. Constitutional body created directly by the Constitution of India. Example: President, Parliament, Election Commission, CAG, Interstate Council, Panchayats. These are constitutional bodies. Okay, set up by the Constitution. Specific article में mention हो या फिर schedule में mention हो या कुछ और. Okay, now the power and autonomy, highest power, they enjoy the highest power and autonomy. ठीक है. And statutory body created by an act of parliament. ठीक है, set up by statute or ordinary law. Example: NHRC, National Green Tribunal, NGT Act. Okay, so ये सब हो गए आपके statutory bodies. ठीक है. लीगल पावर बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स कंट्रोल, ऑब्वियसली क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बने हुए हैं. ओके, सो उसके बाद आते हैं नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज. ओके, तो ये कैसे बनते हैं? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, कैबिनेट के डिसीजन से बनते हैं. सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव बॉडीज, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज. ओके, सो सेटअप बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. एग्जाम्पल: प्लानिंग कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो ये सब हो गए आपके क्या? नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज. नाउ वहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने दिया है उस क्वेश्चन को छोटा करके. ओके, सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस, सो दैट आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिले, एक्स्ट्रा एज मिले फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया. ओके, सो यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक्स्ट्रा लीगल नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हैं ऑब्वियसली. ठीक है, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ओके, ईओ लिख दिया है, सॉरी आई डू नॉट हैव ए पेन, सो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है माउस से. ओके, सॉरी. सो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक एक करके दिया हुआ है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इट वाज क्रिएटेड इन 1952 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ. ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोग को जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था. ओके, so worked under planning commission. It is an extra constitutional and extra legal body. फिर दूसरा बॉडी आपका आता है ये गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस. इसका बहुत कम नाम सुना होगा आपने. रिसेंटली हुआ भी था इसका एक कॉन्फ्रेंस. ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के टाइम में ही, श्रीमती प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के टाइम में. ओके, सो इनफॉर्मल बॉडी एंड कंसल्टेटिव फोरम, इनफॉर्मल कंसल्टेटिव फोरम बोल सकते हैं. ओके, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, हाँ, नो स्टेट्यूटरी बैकिंग, एंड प्योरली एंड एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजरी बॉडी. ठीक है, सारे गवर्नर्स को बुला के उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है. ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे करना है. सो अभी लास्ट जो हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने क्या किया, अब हमारे जितने भी गवर्नर साहब हैं उनको थोड़ा सा एडवाइस किया कि आप लोग का जितना भी मतलब स्पेशली जो कि अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वहाँ के गवर्नर्स को स्पेशली एडवाइस दिया कि आपका जो भी राय होगा, जो भी किसी भी मुद्दे पे कोई भी राय होता है, आप लोग हम लोग को सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव रहिए और वहाँ पे आप लोग पोस्ट कीजिएगा आपका जो भी राय होगा. ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली. सो दिस वर द मतलब एडवाइसेस गिवन बाय द टॉप
topmost board fora, topmost fora of our country to the governors. Okay, so extra constitutional and extra legal body. ठीक है, ये constitutional तो नहीं है, statutory भी नहीं है. Okay, zonal councils created under States Reorganization Act of 1956. Okay, so though it is not constitutional but it is a statutory body. Extra constitutional, not extra legal. ठीक है. अभी चौथे में आता है इंटर स्टेट काउंसिल, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन द 1990s. ठीक है, बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है ना, आर्टिकल 263 में आया हुआ है इसका मेंशन. सो यूपीएससी डज नॉट टेस्ट मेमोरी, इट टेस्ट क्लासिफिकेशंस. दीज आर द क्लासिफिकेशंस. ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है बिकॉज यू शुड नो द क्लासिफिकेशंस. ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यूपीएससी 2013 में, अभी आप देखिए जो 1995 वाला क्वेश्चन था और ये 2013 वाला, अगर आपने 1995 वाला एनालिसिस किया होगा, ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी 2013, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स. अब ये कितना सिंपल, पीनट्स फॉर यू. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. व्हिच वन डज नॉट फाइंड मेंशन. सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था बताइए. तो 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, और D 1, 2 and 3 ऑल. सो किसका किसका मेंशन, किसी का मेंशन है इन तीनों में से? इन तीनों में से किसी का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, है या नहीं है? नहीं है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर वुड बी D ऑल 1, 2 and 3. ठीक है, सो इफ यू हैव डन, तो यही रिलेशन में एस्टेब्लिश करना चाहता था. अगर आपने 1995 वाला किया होगा तो ये देखिए ना, ये तो डायरेक्टली हो गया ना आपको. सो थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ी क्या? नहीं ना. सो अगर आपने 1995 वाला किया होगा तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन से. तो कॉन्स्टिट्यूशनल याद रखने से मॉडर्न एनफ हो जाता है, तो उससे आपको एलिमिनेशन करने का ये तरीका मिल जाता है कि जो बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो तो ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी, नहीं तो नॉन स्टैट्यूटरी होंगी. सो दिस इज द ट्रिक. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. हाँ ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक नया चीज़ आया, प्लानिंग कमीशन. सो उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेशन कर दिया है आप लोग की सुविधा के लिए. पॉज कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, जो कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, सो आप लोग के लिए हेल्पफुल, के लिए आप लोग को हेल्पफुल हो इसीलिए बनाया गया है. क्रिएटेड इन 1950 बाय कैबिनेट रिजोल्यूशन, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, इवन आफ्टर डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, नेवर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड. सो अदर टू तो नॉट मेंशन्ड, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280. ओके, डज नॉट मेंशन एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन एंड जोनल काउंसिल्स. ठीक है, अभी आएंगे आगे उस पर भी. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये चार्ट बना दिया है मैंने, कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ. कैबिनेट रिजोल्यूशन एज चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव. ओके, एट फर्स्ट. ओके, फिर क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1947 के बाद, हम लोग के इंडिपेंडेंस के बाद, हम लोग का बहुत लो कैपिटल था, फूड की शॉर्टेजेस थी, ठीक है, वीक इंडस्ट्री था. ओके, एजुकेशन हो, फेमिन ड्राउट्स चल रहे थे, फेमिन चल रहे थे. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही मतलब दुरावस्था में हमको छोड़ के चले गए थे वो लोग. ठीक है, सो रीजनल इम्बेलेंसेस थे. ठीक है, सो मॉडल एडॉप्टेड, कौन सा मॉडल एडॉप्ट किया? सेंट्रलाइज प्लानिंग वाला मॉडल ऑब्वियसली स्टेट लेड सोशलिज्म वाला मॉडल. सो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस आई होप यू नो. ठीक है, अगर नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल कम विद अ वीडियो. ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इसका डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगा एक वीडियो में. प्लीज़ कॉमेंट. ओके, सो सोवियत प्लानिंग, ऑब्वियसली सोवियत सोशलिज्म. ठीक है, स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म, फेवियर सोशलिज्म, ग्रेजुअल मोड, जिस पे वायलेंस नहीं हो. ठीक है, जिनको पता हो कि सोशलिज्म क्या है. ठीक है, सो मार्क्स से थोड़ा अलग है ये. यहाँ पे स्टेट लेड सोशलिज्म की बात की जाती है फेवियर सोशलिज्म में. ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेट, गवर्नमेंट लेड ग्रोथ, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट मिनिमल रखा गया. ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंटर डिसाइड्स, स्टेट्स इम्प्लीमेंट. उस समय ये जरूरी था ऑब्वियसली. 5 years प्लान फ्लो, अभी पहला वाला क्या था, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. देखो अभी ये एक एरिया है, इस पे मैंने देखा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं ना, तो
या स्टेट पीसीएस वाले हो, उस पे यहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का फोकस किस चीज़ पे था, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सो प्लान हॉलिडे, नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है इसका यार, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। ओके, सो ये आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड को बोला जाता है महालनोबिस मॉडल। ओके, दिस वाज फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, थर्ड इज सेल्फ रिलायंस। ओके, and 1966 to 69 plan holiday. Okay, state expansion 4th to 7th. Okay, LPG reforms 8, social justice and decentralization 9th. ठीक है, तो ये सब हो गया। अभी स्ट्रक्चर क्या था उस प्लानिंग कमीशन का? ठीक है, पीएम थे, उसके चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव हेड वो थे। ठीक है, मेंबर्स वेर एक्सपर्ट्स प्लस यूनियन मिनिस्टर्स। सो दिस वाज ए कॉम्बो पैक। ठीक, कोर कैरेक्टर हाईली सेंट्रलाइज्ड, स्टेट्स नीड टू इम्प्लीमेंट, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच था, फंड्स यूज्ड एज कंट्रोल टूल, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ऑब्वियसली कमांड एंड कंट्रोल फेडरलिज्म। ठीक है, तो सेंटर का ज़्यादा रोल था, सेंटर जो बोलता था स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। ना इसी के लिए क्या हुआ, हम लोग ट्रांजिशन किए कहाँ पे, 2014 में एंडेड द प्लानिंग कमीशन एंड ट्रांजिशन इनटू नीति आयोग। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन में चले गए हम लोग, कोऑपरेशन में चले गए। एलोकेशन टू पॉलिसी एडवाइस, थिंक टैंक। व्हाट इज नीति आयोग बोलने से क्या होगा? नीति आयोग इज ए थिंक टैंक और गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। सो यूनिफॉर्मिटी से स्टेट स्पेसिफिक, सो हर एक स्टेट का डिमांड अलग होता है, नीड अलग होता है, तो उस पर्टिकुलर डिमांड को कैटर करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया? नीति आयोग बनाया। बिकॉज द प्लानिंग कमीशन वाज क्या था? हाईली सेंट्रलाइज्ड। ओके, सेंट्रल डिसीजन मेकिंग। ओके, सो ये सब था ना, तो उसके लिए हम लोग ने क्या लाया? स्टेट स्पेसिफिक नीति आयोग लेके आया। ठीक है ना? सो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ऊपर पे आप इन्फोग्राफिक्स में ज़्यादा, मतलब पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा दिन तक याद रहती है ना, तो इसी के लिए ये बना के लाया मैंने। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे अभी इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, काइंडली लुक। ये सब क्वेश्चंस आप लोग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में इधर से या उधर से दिखेंगे। ओके, ये क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को ना 2-3 एग्जामिनेशंस में मिला है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, थोड़े दिन पहले मैंने रिसर्च किया था तो मिला था। ओके, सो द महालनोबिस मॉडल इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान। सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि महालनोबिस मॉडल कौन सा था? हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था, सेकेंड 5-year प्लान। So which would be correct answer? Second 5-year plan. Okay, B. Designed by Professor P.C. Mahalanobis, a renowned statistician and economist. ठीक है, कोर, इसका कोर क्या था? Rapid industrialization through heavy industries, okay, is the fastest path to long term economic growth. ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया आप लोग की सुविधा के लिए। प्रायोरिटी टू कैपिटल गुड्स सेक्टर, फोकस ऑन स्टील मशीनरी। ठीक है, स्टील, टाटा स्टील ये सब बने थे ना उस टाइम में। ओके, तो स्टील मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग, power industries that produce machines for other industries. Okay, so there was also reduced dependence on imports by producing capital goods. Okay, indigenous capital goods domestically. India aim for self reliance. So धीरे धीरे ये ट्रेजेक्टरी ले रही थी उस टाइम में। ठीक, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज प्लेस लार्जली इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट को नहीं दिया गया था। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म कंज्यूमर शॉर्टेजेस वर एक्सेप्टेड for future economic capacity. Okay, so why was it written for the second plan? क्योंकि क्या था? India lacked an industrial base after independence. Obviously, agriculture focused growth first 5-year plan was not enough for structural transformation. Only agriculture से country नहीं रन होती है, तो एग्रीकल्चर क्या होती है? बेस होती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करती है। उसके बाद का जो फेज आता है वो इंडस्ट्री वाला फेज आता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला फेज आता है। ठीक है ना? सो उसके बाद ये इसको सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांजिशन इनटू सर्विसेज। अब अभी जो भी जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सारे कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे
वो लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। ठीक है। तो मिडिल वर्ल्ड जो डेवलपिंग वाले हैं वो लोग कहाँ पे हैं? वो लोग यहाँ पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सर्विसेज, एंड दिस इज एग्रीकल्चर। सो जो एकदम से वो वाले देश हैं, कौन से वाले? अंडर डेवलप वाले। सो अभी वो कहाँ पे झूल रहे हैं? एग्रीकल्चर में झूल रहे हैं। ठीक है। सो एग्रीकल्चर फोकस गोल, हम लोग उस समय क्या 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 करने की उसमें थे, फिराक में थे। वी आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट वॉज नॉट एनफ फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाई सोवियत स्टाइल प्लानिंग सुटेड टू ए सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम। ठीक है। बट इससे क्या हुआ? ऑब्वियसली बैकफायर तो करता ही है, एवरीथिंग एज इट्स शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है। एग्रीकल्चर पे कम फोकस होने लगा। ठीक है। फिर वी गॉट ड्रॉट अगेन। ठीक है। सो उस पर देखेंगे कभी बाद में। सो लेट्स मूव। सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है आप लोग के लिए समझने के लिए, ताकि इजी हो आप लोग को समझने के लिए। इंडियाज प्लानिंग एंड फेडरल कोऑर्डिनेशन इकोसिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑब्वियसली आर्टिकल 263 इंटर-स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन, नो मेंशन ऑफ प्लानिंग बॉडीज। ओके। सो नाउ ये देखिएगा, सेंट्रलाइज प्लानिंग एयर प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में फॉर्म हुआ, फिर लॉन्च हुआ 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56। ओके ओके। सो 5 ईयर प्लान एंड फंड एलोकेशन टॉप डाउन अप्रोच था इसका। नीति आयोग जो है उसका बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है। पॉलिटिकल कंसेंसस बॉडी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना कब? 1952 में। तो ये देख लीजिएगा आप लोग की सुविधा के लिए, मैंने एक इन्फोग्राफिक बना दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन हो गया प्लानिंग कमीशन का, आ गया नीति आयोग। ठीक है। ओके। सो देखिए यहाँ पे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13, द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग प्राइमरीली बिकॉज, क्यों? व्हाट वाज द शॉर्टकमिंग इन प्लानिंग कमीशन दैट वी हैव टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग? सो यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा आप, काइंडली गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टेट पीसीएस में, तो बन सकते हैं एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो। प्लानिंग कमीशन लैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नहीं लग रहा है। इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड इट्स एबोलिशन। प्लानिंग कमीशन फेल्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी। रिड्यूस तो ऑब्वियसली पॉवर्टी हुई थी, ठीक है ना। बट द मोस्ट appropriate answer would be India shifted from command economy to cooperative federalism। हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे? cooperative federalism। फेडरलिज्म और यूनिटरी का डिफरेंस तो मालूम है। What is federalism? You know. If you have any doubts, any confusion regarding federalism or unitary, please comment in the comment section. Please ask. I'll make a separate video. ठीक है, मेंशन कीजिएगा सर फेडरलिज्म एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, फेडरल एंड यूनिटरी मेथड, आई विल डू इट। ओके, ठीक। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी बी, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो क्यों? प्लानिंग कमीशन सूटेड ए कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी, हम लोग ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ओके, एंड लिबरलाइज्ड इंडिया नीड्स फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेटिव पॉलिसी मेकिंग। सो लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1992 एलपीजी रिफॉर्म्स, आई होप यू नो इट। यू डोंट नो, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उस पर भी कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नीति आयोग रिफ्लेक्ट्स बॉटम अप प्लानिंग एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑब्वियसली। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015। तो बताइए, करेक्ट आंसर वुड बी वेरी मच फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी मच। ये सब क्वेश्चंस दिखते हैं कहाँ पे? एसएससी सब एग्जाम्स में आप लोग को डायरेक्ट दिखेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे डायरेक्ट डेट पूछते हैं वो लोग। ठीक है, और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस भी, ठीक है, ग्रेड 3 ग्रेड 4, यहाँ पे भी आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ दिख सकता है। नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, याद रखिएगा, 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन 2015 में बनी थी। ठीक है, ठीक है। Now let's move forward. Question number 15. Which of the following best reflects the planning philosophy of Niti Aayog? Very much. क्या बोले इसको? Good question. Okay. Top down planning, centralized allocation, bottom up approach, Soviet style planning. थोड़ी देर पहले बात की थी हम लोग ने। पहले वाली क्या थी? Centralized allocation थी।
टॉप डाउन प्लानिंग थी किसकी? प्लानिंग कमीशन की। दीज आर फीचर्स ऑफ फिलोसफीज ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, पी सी, ठीक है। नीति आयोग का क्या है? बॉटम अप अप्रोच। ओके सर, नीति आयोग, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉटम अप अप्रोच, यस, प्लानिंग स्टार्ट्स एज विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। ओके, सो जैसे कि आप लोग को पता होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये सब हुए थे ना, ठीक है। सो दी समथिंग, ओके। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल ऑब्वियसली नीति आयोग ही हमारा। रेस्पेक्ट्स लोकल डाइवर्सिटी एंड ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज, कौन है? आई होप यू ऑल नो इट, काइंडली गेस मारिएगा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? द करेक्ट आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग डज नॉट हैव द पावर टू, नीति आयोग के पास कौन सी पावर नहीं है? ऑप्शंस देखिए। प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पब्लिश इंडाइसेस, एलोकेट फंड्स टू स्टेट। सो ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया था, तो ताकि आप लोग को आंसर पता चले। बिकॉज नीति आयोग के पास ये क्या है? थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है, ओके। पॉलिसी एडवाइस करती है, ओके। इट पब्लिशेस इंडाइसेस, ओके, बट इट डज नॉट हैव द पावर टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट। ये सब कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन ऑफ द फंड्स, ओके, ठीक है। सो एलोकेट फंड्स टू द स्टेट्स, इसका पावर नीति आयोग के पास नहीं है, ठीक है। फंड एलोकेशन लाइज विद फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस कमीशन, ओके। So, question number 18, the SDG in India index is released by who releases? Obviously, अभी जितना बात किया, नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से, फिर नीति आयोग की वेबसाइट से भी पढ़ लीजिएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ई अमृत पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ, ये भी नीति आयोग के अंडर में है, ठीक है। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस। सो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ दिया है आप लोग को, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस। सो काइंडली आप लोग पढ़िएगा, ये वन स्टॉप ईवी नॉलेज प्लेटफॉर्म है, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। दिस वाज ए पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030, ठीक है, यूके और इंडिया के ने मिलके इसको लॉन्च किया ई अमृत पोर्टल, ठीक है। नाउ ओके, ये फिर से आ गया, सॉरी। It serves as a one-stop platform for all information related to electric vehicles, including benefits, investment opportunities, policies, and subsidies. Everything. Okay. Now, second is it was launched by Niti Aayog at a COP26 summit in Glasgow in collaboration with the United Kingdom government. ठीक है. This is part of the United Kingdom India Joint Roadmap 2030, aiming to accelerate the adoption of electric mobility and reduce reliance on fossil fuels. ठीक है. The portal includes interactive tools to help users assess EV benefits, compare models, and locate charging stations. ओके, तो यहाँ पे ई अमृत पोर्टल का मैंने आप लोग को वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप लोग काइंडली इसको विजिट कीजिएगा, विजिट करके एक बार चेक कीजिएगा क्या है ये चीज़, कैसा है। तो इसे देखने से ना चीज़ें आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। सो इसीलिए वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप लोग काइंडली जाके देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार, ठीक है। नाउ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 एक दिया है मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग हैज द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग ensures that national security concerns are incorporated into economic policy. 4. Niti Aayog acts as a repository of best practices in governance and promotes their dissemination. So ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया है आप लोग को, काइंडली अटेम्प्ट कीजिएगा बेस्ड ऑन
ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है नीति आयोग पे, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, नन। सो यूपीएससी जैसे करता है ऑब्वियसली ऐसे ही आते हैं आजकल क्वेश्चंस, मैक्सिमम आपको खुद जैसे देखने मिलता है, ठीक है। एलिमिनेशन जहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। सो काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई विल शेयर द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो with you. So next question would be, with reference to India, consider the following. Question asked in UPSC 2025. देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल and zonal councils. How many of the above were established as per the provisions of the Constitution of India? Only 1, only 2, all the 3, or D, none. So आप लोग को डायरेक्टली पूछा गया है 2025 में. I attempted this question and it was very fruitful. I got directly 2 marks in the UPSC prelims examination. ठीक है, क्योंकि because I have already seen the question, similar type question in 1995. ओके 2013 मैंने जब एनालिसिस किया था, फिर मुझे वो क्वेश्चन ऑब्वियसली याद थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया। देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, कौन से बॉडीज, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पता है ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जोनल काउंसिल नो, बट इंटर स्टेट काउंसिल यस, आर्टिकल 263. Okay, so only one body was established as per the provisions of the Constitution of India. So only one. So नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो यहाँ पे पूछा गया वो क्या है, काइंडली उसके बारे में मैंने थोड़ा सा दिया है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है. अपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, coordinates security, defense, intelligence, and foreign policy, functions as the highest strategic consultative forum for the union government. Okay, it was established in 1998, non-constitutional, non-statutory body. Chairperson is the Prime Minister of India, and the National Security Advisor, NSA. As you all know, we all know Ajit Doval sir. Okay, as of 2026, he is the NSA of India. Okay, so very much professional, very much क्या बोले, स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, इन दिस डोमेन. ओके, सेक्रेटेरिएट इज इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, NSCS. ओके, न्यू दिल्ली. रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PM ऑफिस. ओके, नाउ इंस्टीट्यूशनल पोजीशन, ऑपरेट्स अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. NSA acts as the principal coordinator and executive authority. It integrates inputs from defense, home minister, home affairs, external affairs, finance, intelligence agencies, everything. Okay, सब उनके हाथ में, उनको रिपोर्ट्स आनी चाहिए वहाँ से. सो 3 टायर स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, एक बार इसको देखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, एक पॉसिबल, ठीक है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यू मे एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन. सो इंटर स्टेट काउंसिल, दूसरी चीज़, ये तो डायरेक्टली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंटर स्टेट काउंसिल. ओके, प्रेसिडेंट में एस्टेब्लिश ISC इफ पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स, ठीक है. इसका डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हाँ, ठीक है. तो बट नॉट परमानेंट बाय डिफॉल्ट. ओके, तो एस्टेब्लिशमेंट 28 मई 1990 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस. सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इंटर स्टेट काउंसिल, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनी हुई है. सो सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट कमीशन. बहुत सारे रिकमेंडेशंस है गवर्नेंस के क्षेत्र में. आप लोग काइंडली एक बार इनके रिकमेंडेशंस देखिएगा आप लोग, ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, नॉन बाइंडिंग, ठीक है. इसके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, एंड एज सुन एज दे बिकम एडवाइजरी दे बिकम नॉन बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट. ओके, सो एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन बॉडी, नॉट ए जुडिशियल और लेजिस्लेटिव बॉडी. थोड़ा सा क्वाजी जुडिशियल फंक्शन नेचर भी होता है, बट नॉन बाइंडिंग नेचर है, ठीक है. एडवाइजरी है सिर्फ, ठीक है. So let's move forward. Composition, Inter-State Council, Chairman Prime Minister, Member Chief Ministers of all states,
CMs of Union Territories legislatures, administrators of Union Territories without legislatures, governors of states under president's rule. Okay. 6 union cabinet ministers they are nominated, obviously. Yes. So permanent invitees, 5 ministers, cabinet, okay, minister of states. Okay. So functions, Article 263, Interstate Council may inquire into and advise on interstate disputes, investigate and discuss matters of common interest, make recommendations for better policy coordination, and recommendations are not binding. Recommendations not binding. Okay. So question number 23, which of the following statements with regard to Interstate Council is or are correct? CDS 2010 का क्वेश्चन देखिए इंटरस्टेट काउंसिल पे, ऑब्वियसली. सो हाउ रिलेटेड, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से हैं? इंटरस्टेट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज. ओके. सो यही सब एरियाज में आप लोग को ज़्यादा डेल्व करना है, क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबल चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके. सो ऑप्शन 1, इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, इतना पढ़ा हम लोग ने. द काउंसिल इज ए रिकमेंडेटरी बॉडी. यस. थर्ड, देयर इज ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रोसेस मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल. अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, अभी प्राइम मिनिस्टर होगा या कोई और मिनिस्टर होगा, तो देखते हैं. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 3 only. Option B 2 only. Option 3 1 and 2 only. Option D 1, 2 and 3. ठीक है. Correct answer would be option C 1 and 2 only. क्यों? Why not the prime minister? But prime minister तो क्या थे? चेयरमैन थे, तो कैसे नहीं होगा? ठीक है, चेयरपर्सन थे. So explanation is the Interstate Council is a constitutional body envisaged under Article 263. Obviously, you know that based on the recommendations of the Sarkaria Commission. ठीक है, statement 1 is correct. ठीक है. So Interstate Council functions primarily as a recommendatory and advisory body. Yes. Okay. It makes non-binding, ठीक है, including center state interstate disputes पे इसका काम आता है. So and it makes non-binding recommendations to improve coordination of policy and administrative actions. Okay. ठीक है ना. So statement 2 is also correct. So regarding the third statement, why is it incorrect? Okay, regarding its internal functioning, while the Prime Minister is the chairman of the Interstate Council, the Standing Committee of the ISC, Interstate Council, constituted in 1996, is chaired by the Union Home Minister. ठीक है, तो जो इसकी स्टैंडिंग कमिटी होती है इंटरस्टेट काउंसिल की, ठीक है ना, 1996 में बनी हुई है, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर. द रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इज टू प्रोसेस इशूज, एग्जामिन सब्जेक्ट्स इन डेप्थ and monitor implementation of the council's recommendations before they are placed before the full council. So statement 3 gets incorrect. ठीक है सर. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर. Who among the following is empowered to establish interstate council अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये CAPF 2017 का क्वेश्चन. देखिए कितने सारे एग्जामिनेशंस में इसी एरिया के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. तो कल जो मैंने ट्री का डायग्राम बनाया था पहले वाले वीडियो में, ठीक है, वहाँ ब्रांचेस होते हैं. ठीक है. तो और UPSC का जो सिलेबस होता है और PYQ होते हैं वो कॉम्प्रेस्ड वर्सन ऑफ द होल सिलेबस होता है ना, ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक बैठता है यहाँ पे, है ना, लॉजिक बैठ रहा है ना. अगर बैठ रहा है तो कमेंट कीजिएगा. ओके. तो इसको मैं इरेज कर दूं. ओके, लेट मी टेक द पेन. ओके. सो कौन सा Who among the following body is empowered to establish interstate council under Article 263 of the Constitution of India? A. Parliament. B. Council of Ministers. C. President of India. D. Chief Justice of India. Obviously, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि President is empowered. Okay, so correct answer is C. President of India. Now, okay, explanation पे यहाँ पे मैंने interstate council का whole constitutional text भी provide किया है.
So power to establish the interstate council flows directly from Article 263 of the Constitution of India. Article 263. If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a council charged with the duty of A. Inquiring into advising upon disputes which may have arisen between states. B. Investigating and discussing subjects in which some or all of the states or the union and one or more of the states have a common interest. ठीक है? Or C. Making recommendations upon any such subject and in particular recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject. Okay? It shall be lawful for the President by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by it and its organization and procedure. So this is the whole constitutional text of Interstate Council, which is a constitutional body. Okay, that's Article 263 explicitly vests the power in the President to establish the Interstate Council. The council is created by a presidential order, not by legislation. Okay, but it is mentioned in the Constitution. As per the provisions of the Constitution, it is mentioned. Okay, na, sir? So the President also defines the functions, the organization, the procedure of the council. Okay? As the President of India is constitutionally empowered to establish the Interstate Council. Okay? Okay, sir. So, फॉर योर कन्वीनियंस, आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड थिंग्स और बॉडीज, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन है उस पर्टिकुलर बॉडी का. सो यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, इसके बाहर तो बनने नहीं चाहिए. ठीक है, ये सब अगर आपको मालूम हो गया कि कौन से बॉडीज का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आपके लिए खेल बहुत ही आसान हो जाएगा सर. तो ऐसे प्रश्न जहाँ पे भी लिखा होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the bodies are formed by the mention of the constitution of India as per the provisions of the constitution of India. So these questions will become peanuts. ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा. which are all other some of the important bodies जैसे कि अटॉर्नी जनरल, इंटरस्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में है. सो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए. बाकी भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Comptroller and Auditor General, very much in news these days. Okay, very important. 148 to 151 article. Okay. National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes. So these all bodies are also very much important. इस पे प्रश्न बनते हैं, इसके देखिएगा. जस्ट बेरेक्स देखिए, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का PDF आप लोग डाउनलोड कीजिए, उसको खोलिए, जस्ट रीड थ्रू, गो थ्रू. समझ में नहीं आया तो और एक बार देखिए. ठीक है, उसका लक्ष्मीकांत पे, लक्ष्मीकांत पे देखिए, उस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे. ओके, क्या बोल रहा है. ठीक है, so these things you should do. Okay, so आगे बढ़ते हैं. So we've come to the end of this second part of this video relevance series. So basic practice questions is the third question, I guess. Okay, so मैं लिख दूंगा. So question number 25, which of the following statements with regard to the creation of a new state, इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन इसी से आइडियाज थोड़ा सा डिराइव्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं. अगर आपने रॉन्ग किया अभी तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको पहले ही, क्लास के पहले ही. तो विथ रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इज और आर करेक्ट. ठीक है, सो नया स्टेट क्रिएशन या किसी भी स्टेट का बाउंड्री अगर अल्टर कर रहे हैं हम लोग, सो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन 1, एन अमेंडमेंट हैज टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट under Article 368 of the Constitution of India. Ratification by 1/2 of the states is necessary after the amendment is made by the Parliament. The legislation can be passed by a simple majority of both houses of Parliament. Okay, select the correct answer using the code given below. A, 1 and 3 only, B, 2 only, C, 3 only, D, 2 and 3 only. So kindly comment the correct answer. Okay, so this is the end of the video. Part 2, ठीक है ना. तो काइंडली कमेंट योर क्वेरीज एंड व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट, कौन से टॉपिक्स
पे आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आई विल मेक ए वीडियो, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो। ठीक है ना? सो आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।